हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी क्लास, प्यारे से लेक्चर को। तो आरजीपीवी इंजीनियरिंग फिजिक्स बीटेक फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरजीपीवी एग्जाम। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। तो मेरी तो एनर्जी एकदम हाई है, आपकी एनर्जी भी हाई जोश और हाई एनर्जी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल गेटवे क्लासेस। तो आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर। आपने ऑप्टिकल फाइबर देखी होगी, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। जैसे आप अपने घर में भी एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप वाईफाई है तो वाईफाई क्या होती है, वाईफाई में जो एक केबल लगी रहती है जिसे आप केबल बोलते हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे बड़े बड़े शहरों में फाइबर नीचे अंडरग्राउंड बिछाई जाती है, बट अंडरग्राउंड बिछाई जाती है, लेकिन अब कुछ खंभों पर जो आपके पिलर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी लगाई जाती है। वो सभी क्या होती है, सब फाइबर। अभी हम आपको इमेज दिखाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फाइबर ऑप्टिक्स है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। एक्सेप्टेंस एंगल और कोन 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। उसके बाद न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आपको डीपीपी भी दी जाएगी जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और क्वेश्चन भी होंगे इन 2 टॉपिक से रिलेटेड। और लास्ट में डीपीपी मैंने आपको बता दी कि डीपीपी में जो मिलेंगे वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो आपके आरजीपीवी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर, एकदम क्लियर है। और ये जैसा आप देखेंगे ये यूनिट नंबर 4 का स्टूडेंट सिलेबस है। ये यूनिट नंबर 3 नहीं है, यूनिट नंबर 4 है। यहां पर बाय मिस्टेक लिख गया, ये यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में हम जो ये ग्रीन से हाईलाइट जो हो रहे हैं ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में हमने लेजर लाइट को खत्म किया था। जो आपकी लेजर है इसका फर्स्ट पार्ट, और ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम फाइबर ऑप्टिक्स, ये इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोन और न्यूमेरिकल अपर्चर, ये हम यहां तक डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी पार्ट्स बच जाते हैं वो लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जो भी लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्यारे से मैंने डायग्राम लगाए हैं। ये आपके पास क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक्स होती है। क्या है ये, फाइबर ऑप्टिक्स। जैसे यहां पर देखेंगे ये रंग अलग अलग कलर की क्या है, ये फाइबर ऑप्टिक्स है। ये आपके पास क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स की एक केबल ली गई है जिसके अंदर इसको खोलकर ओपनली के उसके अंदर क्या क्या चीज होती हैं वो हमने बताया। जैसे यहां पर ये आपको एक लाइट दिख रही होगी, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। जो ये लाइट है ना, ये वाली जो लाइट है इसको हम बोलते हैं कोर। कोर के ऊपर ये जो परत होती है, सेकंड जो लाइन आती है, ये आपके पास होती है क्लैडिंग। जैसे कोर के अंदर, कोर के ऊपर जो लगी रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। और क्लैडिंग के ऊपर और एक और लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं कोटिंग या जैकेट की भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, जैकेट। जो प्लास्टिक की बनी होती है, किसी भी मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, प्लास्टिक की रहती है ज्यादातर। जो आप देखेंगे जैसे केबल होती है ना, केबल के ऊपर एक वायर लगा रहता है, सॉरी वायर के ऊपर क्या रहती है, एक प्लास्टिक टाइप में लगी रहती है जब आप वायर को छीलते हैं। तो सेम ऐसे ही एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्लैडिंग के ऊपर एक क्या रहती है, कोटिंग लगी रहती है, जो क्या करती है, क्लैडिंग और कोर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अभी हम देखेंगे क्या क्या काम करती है, क्या किस लिए लगाई गई है, ये हम देख पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल फाइबर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि फाइबर ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
विच डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ लाइट। मतलब ये क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है लाइट का। लाइट का ट्रांसमिशन कैसे, कि लाइट इसके अंदर जाएगी और जैसे ही लाइट इसके अंदर जाएगी, किसमें, कोर में जाएगी, तो वो हमारे डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ट्रांसमिशन करती है। जो जब भी जैसे हमारे सिग्नल्स आते हैं, जब हम डिश चलाते हैं या टीवी वगैरह चलाते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पर ऑप्टिकल फाइबर लगी रहती है। ऑप्टिकल फाइबर हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होती है और इंटरनेट की वजह से जो लाइट जाती है वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है, और जिस वजह से आपका जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना हो वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होती है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वेव यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर विच एक्ट एज ए गाइडिंग मीडिया। किसकी तरह काम करती है, गाइडिंग मीडिया की तरह। मीडिया ही तो हुआ। मीडिया कैसे हुआ, कि आपको सपोज मुझे यहां से डेटा भेजना है कहीं, मुझे केबल से, जैसे आप अपना किसी लैपटॉप के साथ एक डेटा केबल कनेक्ट करते हैं, फिर अपने फोन को कनेक्ट करते हैं उससे, तो उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स काम कर रही है। क्यों, लैपटॉप का डेटा या फोन का डेटा आप कहां पर डालना चाहते हैं, कहां पर सेव रखना चाहते हैं, कि हम फोन का डेटा लैपटॉप में रखना चाहते हैं, या लैपटॉप का डेटा जो भी है, या फोटो, इमेज, वीडियो जो भी हम रखना चाहते हैं, वो अपने फोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वो किसकी हेल्प से हुआ, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हुआ। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव, तो ये जो आपके पास लाइट जो चलती है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है। बाय द फाइबर ऑप्टिक्स वाज द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय जॉन टिंडल इन 1870। ये जो आपके पास जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स जो है, वो किसने दी, जॉन टिंडल इन 1870 में ये लॉन्च करी थी। ये इन्होंने बताया कि हाँ, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की नाम की भी कोई चीज होती है। कब बताया, कि 1870 में। इतने में 1870 में। अब ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ डीपली हमने लिखा है फाइबर ऑप्टिक्स। पहला पॉइंट है आपके पास, फाइबर ऑप्टिक्स इज द टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्या है, एक टेक्नोलॉजी है डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा को क्या करती हो, ट्रांसफर करती हो, या कम्युनिकेशन, डेटा को कम्युनिकेशन करती हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर सर्व्स द सेम पर्पस एज द कॉपर वायर। जब हम लास्ट में, पुराने जमाने में क्या होता कि आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर जो रहती थी वो किससे बनी रहती थी, कॉपर वायर से बनी रहती थी। किसके अंदर, कॉपर वायर। बाय मूविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करती है, अपने डेटा को ट्रांसफर करती है, आपके डेटा को। इन फाइबर ऑप्टिक्स द ट्रांसमिशन मीडिया इज लाइट। जो आपके पास मीडियम जो है वो क्या है स्टूडेंट, लाइट है। अगर कोर के अंदर लाइट जाएगी तभी आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। क्लियर है? इज कैरिड विद ए हेयर थिन ऑप्टिकल फायर। जो आपके पास जो लाइट जाएगी ना, जैसे सपोज ये मान लेता हूं, ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या है, ये कोर है। क्या है, ये कोर बनी हुई है। उस कोर के अंदर जो लाइट जाएगी वो एक ऐसे, जैसा आपका ह्यूमन का हेयर होता ना, इसके बराबर लाइट जाएगी। ह्यूमन का हेयर आप ये सोच लीजिए, जो हमारा ये बाल है उसके मुकाबले जाती है, उसके कंपैरिजन में जाती है, उसके सेम एज इट इज जाएगी। तो ये यहां पर इसकी क्या करी गई है, कंपेयर करी गई है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने क्लास 12th में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। जो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स जो रहती है वो पूरी जो वर्क करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है, TIR पर वर्क करती है। इज दैट क्लियर? सभी टॉपिक क्लियर हैं। मैं आपको एक बार और बता दे जाऊं, जो मैंने ये लिखी है हेयर थिन ऑप्टिकल फाइबर, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास था ये डायग्राम,
ये डायग्राम में आप देखेंगे ये जो कोर बनी हुई है, ये क्या है, कोर। इस कोर के जो अंदर लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी जैसे आपका एक हेयर होता है, ह्यूमन हेयर, जो आपका बाल के बराबर लाइट एंटर करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट आएगी वो एक बाल के बराबर एंटर लाइट करेगी। ठीक है, किसमें, कोर में करेगी, क्लैडिंग में नहीं। क्लैडिंग तो कोर का ऊपर का पार्ट होता है। जो लाइट जो ट्रेवल करेगी, जो लाइट जो जाएगी वो किस में जाएगी, कोर के अंदर वाले पार्ट में जाएगी, जहां से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ओके सर, इतना तो क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। जैसा आप यहां पर और डायग्राम देखेंगे तो ये और डायग्राम है। यहां पर देखिए ये केबल बनी हुई है, केबल के अंदर बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स लगी हुई हैं। ये आपके पास जो ये जो है ये आपके पास है कोर, ये कोर है। क्या है ये, कोर। कोर के अंदर क्या जा रही है, मीडियम, कैसा मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम, लाइट है। तो ये जैसे ही लाइट जाएगी तो ये आपके पास क्या करती हैं, डेटा को ट्रांसफर करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ये सभी क्या है, ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स लगी हुई हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? डायग्राम से भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम काम करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स पर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, फाइबर ऑप्टिक्स इज द टेक्नोलॉजी इन विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है ऑप्टिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करती है, ऑप्टिकल सिग्नल में, ट्रांसमिटेड थ्रू ए थिन ग्लास फाइबर, जो किससे बनी होती है, पतले ग्लास से बनी रहती है। क्या रहती है, पतले ग्लास से। जो क्लैडिंग होता है ना स्टूडेंट, जो कोर होती है, कोर के ऊपर जो कोर बनी रहती है वो एक थिन, बहुत पतले ग्लास से बनी रहती है। फिर उसके ऊपर एक क्लैडिंग करी जाती है, फिर उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्लास्टिक से उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे वो ग्लास टूटे नहीं। जो अंदर का ग्लास है ना कोर का, जिससे वो टूटे नहीं। अगर वो टूट गया तो फिर तो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स ही बेकार है। फाइबर नहीं, ऑप्टिकल फाइबर बेकार है, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं। ठीक है, ओके। तो रिकन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो फिर वो क्या करती है, रिकन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, मतलब ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए फ्लेक्सिबल। जो आपके पास फाइबर जो रहती है, ऑप्टिकल फाइबर, वो कैसी रहती है, फ्लेक्सिबल। जैसे आपकी केबल होती है ना, जिसको आप कैसा भी मोड़ना चाहे मुड़ जाती है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, किससे बनी रहती है, मेड बाय ग्लास। ग्लास एक रहता है जिसका नाम है, एक सिलिका ग्लास रहता है, उससे बनी रहती है। और ए प्लास्टिक टू ए डायमीटर स्लाइड थिकर देन द ह्यूमन हेयर। जो क्या रहता है, ह्यूमन हेयर से मोटा रहता है, उसका डायमीटर प्लास्टिक का। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज ए सिलेंड्रिकल वेव गाइड सिस्टम। सिलेंड्रिकल की फॉर्म में रहती है, विच प्रोपोगेट डेटा एंड स्पीच सिग्नल। जो डेटा को क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, और स्पीच सिग्नल को भी, इन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज। किसकी फॉर्म में, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी की रेंज में डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है, फाइबर ऑप्टिक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, और पॉइंट नंबर लास्ट है, कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करती है। अ लाइट बीम एक्टिंग एज ए कैरियर वेव इज कैपेबल फॉर कैरिंग मोर इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। देन रेडियो वेव, जैसे आपके पास रेडियो वेव होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, बिकॉज ऑफ इट ए हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जैसे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 104 हर्ट्ज, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 1010 हर्ट्ज, और लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 1015 हर्ट्ज। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हाई है, और जिस वजह से वो मोर डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल करती हैं। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स कैसे काम करती है, इसका काम क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर? नेक्स्ट है, अब उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं।
इसके कुछ एडवांटेज है, एडवांटेज भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये है, ये भी आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स है। क्या है ये? फाइबर ऑप्टिक्स है। जैसे यहाँ पर ये लाइट है, तो लाइट ट्रेवल करेगी, ये जो लाइट है इसी को हम बोलते हैं कोर, और लाइट के इस कोर के ऊपर क्या होती है? क्लैडिंग, और क्लैडिंग के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? जैकेट, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एडवांटेज क्या क्या है? हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट, मतलब डेटा इसकी जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? फास्ट रहती है। जो आपका पास डेटा है उसको एकदम फास्ट तरीके से वर्क करती है, हाई स्पीड रहती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, उसके बाद हाई बैंडविड्थ, जो हायर बैंडविड्थ, जो इसकी बैंडविड्थ है वो क्या है? हायर है। लो ट्रांसमिशन लॉस, मतलब इसमें जो आपका जो डेटा है वो बहुत ना के बराबर लॉस होने का चांस होता है। लॉस होता है, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता है, बट बहुत कम चांस है कि आपका डेटा क्या हो? लॉस हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज केबल, स्मॉल साइज केबल एंड वेट। जो साइज होता है केबल का वो क्या आता है? स्मॉल, और वेट भी क्या रहता है? कम रहता है। नेक्स्ट है सेफ्टी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स। इलेक्ट्रिकल स्पार्क से क्या करती है? सेफ्टी भी करती है, ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज है। डेटा की सिक्योरिटी भी रहती है, और एबुडेंट रॉ मटेरियल, इसको बनाने के लिए हमें कच्चे मटेरियल की नीड होती है, क्योंकि प्लास्टिक होती है तो प्लास्टिक हमें आसानी से मिल जाती है, तो ये इसका भी क्या रहता है? एडवांटेज है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, यदि आपसे कोई पूछ ले ऑप्टिकल फाइबर, वही हम पढ़ते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। क्या क्या डेफिनेशन है? एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन स्ट्रैंड। जो आपके पास क्या है? एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है? हेयर, जो आपके पास बाल जो रहता है उस बाल के बराबर पतली होती है। ऑफ ए ग्लास सराउंडेड, और ऑफ ए ग्लास सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग। क्या है? ये जो आपके पास कोर है, ये जो कोर बनी है, ये जो कोर है वो किसके बराबर रहती है? जो आपका बाल रहता है, इसके अंदर जो लाइट जाएगी उसके बराबर। कोटिंग बाय स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो क्या रहता है? लोअर रहता है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? लोअर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ऊपर लगी हुई है क्लैडिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सकता है जब आप रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से ज्यादा रखेंगे। मतलब कहने का क्या है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में। क्लियर? ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ये आप चाहें तो ये हमने लिख दिया। ये आपके पास क्या है कि इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए कोर क्लैडिंग के से, तो यही पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2 है इट इज यूज्ड अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये किसकी तरह वर्क करती है? एक मीडियम की तरह वर्क करती है, जो डेटा को ट्रांसमिशन करती है, जो डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इतना समझ में आया? क्या किसी को कोई डाउट है? कि सर अभी तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हमने बताया ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? एक थिन हेयर थिन लॉन्ग स्टर्ड ऑफ ए गैस ऑफ ए ग्लास सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग। ये क्या होती है? कोर। कोर के ऊपर एक क्लैडिंग होती है जो ग्लास कोटिंग से क्या रहती है? सराउंडेड रहती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? कम रहता है, लोअर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टूडेंट क्या है? कम है एज कंपेयर टू कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने रीजन आपको बता ही दिया। रीजन क्यों? क्योंकि हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा तभी मिलेगा जब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा रखेंगे, किससे? क्लैडिंग से।
तभी टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा और तभी हमारा डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? ओके सर, इतना तो हमें क्लियर है। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना होता है। तो बेसिकली जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जब अगर आप कोर में, हालांकि और भी पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, बट आपको जो पढ़ने होते हैं जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं वो केवल 3 पार्ट्स का ही बनाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला हमने आपको बताया कि जो पहला पार्ट होता है वो आपके पास कोर होता है। क्या है? कोर। कोर उसका सबसे अंदर का पार्ट होता है। कोर उसका क्या होता है? सबसे अंदर का। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपके ये आपके पास बोतल रखी है। क्या है? ये बोतल है। इसके अंदर का जो पार्ट है, मैं मानता हूं कि इसके अंदर जो पानी हम फिल करेंगे, जो इसके अंदर से पानी जाएगा, वो आपके पास कोर है। ठीक है, क्या है? वो कोर। अब कोर ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है? कोर। अब कोर के ऊपर ये भी तो वो लेयर लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्लैडिंग। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। अब ये जब ये क्लैडिंग है तो इसको हम कवर कर दें, इसको यदि हम किसी से क्या कर दें? कवर कर दें, उसको हम बोलते हैं शीथ। उसको क्या बोलते हैं? शीथ। जैसा और क्या बोल सकते हैं? बफर जैकेट, कि वो जैकेट का काम कर रही है, उसकी प्रोटेक्ट का काम कर रही है, उसको सेफ्टी दे रही है। किसको सेफ्टी दे रही है? क्लैडिंग और कोर को, दोनों को सेफ्टी कर रही है वो। क्लियर? समझ में आया ना कि ये जो आपके पास होल है उसको आपने बोल दिया कोर, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने माना है μ1, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर ये जो जिससे बनी हुई है इसको आपने दे दिया नाम क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया आपने μ2। ठीक है, जब ये μ2 और इसको हमने बोतल का एक, सपोज मान लीजिए ये इसको हमने ढक दिया है किसी कवर से, उसको हमने मान लिया कि वो आपके पास क्या काम करेगा? बफर जैकेट का काम करेगा। क्लियर? ओके सर, इतना तो हमें क्लियर है। तो इसके ये 3 पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट मैंने आपको बता दिए। दूसरा पार्ट है क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। नेक्स्ट, उसके बाद है तीसरा पार्ट है क्या? शीथ, जिसे आप बफर जैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। खूबसूरत सा प्यारा सा डायग्राम है, जिससे हम जैसा भी ये बना है भाई बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम है। फर्स्ट पार्ट जो इसके अंदर का है उसको आप बोलते हैं कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और उसके बाद जो ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो लेयर है, उसको आप बोलते हैं शीथ या फिर बफर जैकेट, जो इसकी प्रोटेक्ट का काम करती है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने लास्ट में एक कंडीशन लिखी है कि इसका जो कंडीशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा होना चाहिए, किससे? क्लैडिंग से। ये हमने कंडीशन लास्ट में लिख दी। ओके सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा यहां पर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल और फाइबर केबल है ये आपके पास। तो ये आप देखिए, ध्यान से देखना, एकदम फील हो जाएगा कि हाँ फाइबर ऑप्टिक्स आज हमने पहली बार कहीं पर पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? देखिए, ये आपके पास एक है, ये क्लैडिंग है। ये क्या है स्टूडेंट? क्लैडिंग। और क्लैडिंग के अंदर जहां से लाइट एंटर करेगी वो आपके पास आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास क्या है? कोर है। मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड कलर। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो आपके पास है ये क्या है? कोर है। ये कोर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट जाएगी, ये क्या है? कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। और इस कोर को हमने इससे दूसरी वाली जो लेयर है वो आपके पास क्या है? क्लैडिंग। क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस क्लैडिंग को फिर हमने लपेट, इसके ऊपर कुछ और लेयर लगाई है जिसे आप बोलते हैं कोटिंग। क्या है? कोटिंग। फिर इसके ऊपर और लेयर होती है, बट हम इसको इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं। बट आपके जो सिलेबस में है वो 3 ही पार्ट हैं, और इसका नाम है स्टूडेंट स्ट्रेंथ मेंबर। ठीक है, और उस स्ट्रेंथ मेंबर के
ऊपर जो मैंने आपको बताया था आउटर जैकेट, जिसे आप शीथ के नाम से भी या जैकेट बफर जैकेट के नाम से भी बुला रहे थे। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स नहीं है, ये पढ़ना नहीं है और ये भी नहीं पढ़ना। कोटिंग, ये आपके पास कोर, क्लैडिंग और बफर जैकेट या फिर आउटर जैकेट जो उसके बाहर लगी रहती है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है। आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गए होंगे कि हाँ क्या क्या कोर के अंदर, क्या क्या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। क्लियर? एक बार और देख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इसके कोई कोर क्या होती है, कि कोर में हम सर एग्जाम टाइम में आ जाता है तो कोर में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हमें बता भी तो दीजिए। तो वो हम देखते हैं। जैसा हमने हेडिंग डाल रखी है यहां पर कोर। कोर में क्या है कि सेंट्रल ट्यूब ऑफ ए वेरी थिन साइज, उसका साइज क्या होता है, बहुत पतला होता है। मेड अप ऑफ ए ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो क्या रहती है, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, एंड कैरीज द लाइट, जो लाइट को क्या करती है, ले जाती है, कैरी करती है। फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीव, क्या करती है, ट्रांसमीटर से रिसीव करती है। लाइट को रिसीव करने का काम करती है कौन, कोर। कि लाइट आएगी, मैं उसको पिकअप करूंगी और मैं उसको अंदर ले जाऊंगी। क्या करते हैं जब हम राइड पे जाते हैं या कहीं पर जाते हैं कि हाँ हमें वेट करना भाई किसी का, हम जा रहे हैं फिलहाल किसी को लेने, चले गए आप लेने, क्या करेंगे वहां कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसको क्या करूंगा, पिकअप। जो आप जो काम कर रहे हैं वो अपने दोस्त का, वो किसकी तरह कर रहे हैं, कोर की तरह कर रहे हैं। तो कोर का काम क्या होता है कि लाइट को ट्रांसमिशन करती है। ठीक है, लाइट को क्या करेगी, लाइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीव करने का काम किया। कि जो आपका दोस्त आया, उस जो दोस्त है, उस जो आपने उसको क्या करा, रिसीव किया है। आजा भाई घर चलते हैं या पार्टी करने चलते हैं। द कोर डायमीटर कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसका जो कोर का जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, अगर आप डिफरेंट अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वेरी मिलेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल जो मैंने यहां पर लिखा है वही मिलेगा। अगर आप किसी अदर बुक से आप पढ़ेंगे तो वहां पर 1 दे रखा होगा या 2 दे रखा होगा या 10 भी दे रखा होगा, तो अलग अलग वेरी करता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यही फिक्स उसका डायमीटर होगा। ठीक है, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज मेड अप ऑफ ए हाई क्वालिटी ग्लास। और ये किससे, हाई क्वालिटी का एक ग्लास होता है, उससे उसके सिलेंड्रिकल को बनाया जाता है, उस कोर को बनाया जाता है। जैसे सिलिका एक ग्लास होता है, या प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। क्लियर, कोर क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पर है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या है, द कोर इज सराउंडेड बाय द ग्लास। द कोर इज सराउंडेड, कोर के चारों तरफ, किसके, कोर के चारों तरफ एक क्या होता है, बाई ए ग्लास, ग्लास से उसको हम कवर करेंगे प्लास्टिक जैकेट ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, μ2 रहेगा। ठीक है, डायमीटर उसका क्लैडिंग का कितना रहता है, 100 से 250 माइक्रोमीटर रहता है। ठीक है, 250 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर है। ठीक है, और उसका हमने कंडीशन आपको बताई दी। जो कंडीशन क्या है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, किससे, क्लैडिंग से। ये लास्ट की कंडीशन। उसके बाद इट इज द सेकेंडरी लेयर। ये क्या है, सेकेंड लेयर है, सराउंडेड बाय ए थर्ड लेयर कॉल्ड द आउटर जैकेट, जो थर्ड लेयर आउटर जैकेट का काम करती है। ठीक है, इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज लेस देन, वही जो आपके पास किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का लेस देन रहेगा, किसके कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, जो हमने आपको बताया है। इट एक्ट एज ए रियर मीडियम, तो वो किसकी तरह, मीडियम की किसकी तरह एक्ट करेगी, एक रियर मीडियम की तरह। इट केप्ट द लाइट विद इन द कोर बिकॉज μ1 ग्रेटर देन μ2।
ठीक है। टू लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग द सिलिका इज डोप्ड विद फॉस्फोरस ऑफ ए बिस्मथ मटेरियल। जो आपके पास इस वजह से इसका जो टू लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का सिलिका के अंदर हम फॉस्फोरस लेंगे या फिर बिस्मथ मटेरियल लेंगे, उसकी क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। जो आपके पास एक सिलिका होता है, सिलिका क्या होता है, गिलास ही होता है। गिलास के अंदर हम मिलाएंगे, क्या क्या मिला सकते हैं, या तो हम फॉस्फोरस मिलाएंगे या फिर हम मिलाएंगे बिस्मथ मटेरियल, जिससे हम क्लैडिंग को बना सकें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस क्लैडिंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है आपके पास आउटर ऑफ ए बफर जैकेट, आउटर और ए बफर जैकेट। नेक्स्ट पार्ट, इट इज द थर्ड लेयर, हमने अभी बताया थर्ड लेयर। इट प्रोटेक्ट द फाइबर, ये हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से फाइबर और एब्रेशन, टू प्रोवाइड नेसेसरी टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। अ लेयर ऑफ ए स्ट्रेंथ मेंबर इज अरेंज सराउंडेड बाय बफर जैकेट, इट इज मेड अप ऑफ ए पॉलीथ्रीन मटेरियल। तो ये किससे बनती है, पॉलीथ्रीन मटेरियल से बनाई जाती है, जो आपके पास थर्ड लेयर जो होती है, ठीक है, जिसे आप बफर कोटिंग का नाम देते हैं या फिर बफर जैकेट। फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ द क्लैडिंग ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज इन ए प्लास्टिक जैकेट, जो प्लास्टिक जैकेट से भी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है प्लास्टिक जैकेट से ही बनाई जाती है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे ना, मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं कि आप यदि एक बार पढ़ेंगे, रीडिंग के तौर पर पढ़ेंगे, तो आपको माइंड में, अगर मेरा लेक्चर फिर लेक्चर होने के बाद आपने वो देख लिया, क्या नोट्स पढ़ लिए, तो एकदम बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आप जानते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो मैंने बता दिया। प्रिंसिपल जो रहता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने क्लास 12th में, जिस स्टूडेंट को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम बताएंगे, और जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, उसको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, या किसी का कोई डाउट हो तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी दो तीन कंडीशन है। पहले कंडीशन देखते हैं, इसकी जो थ्योरी लिखी है उसको बाद में हम पढ़ेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द ऑप्टिकल रियर मीडियम। जो लाइट जो जानी चाहिए वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम। डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्लियर हुई? जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, The angle of incidence is the denser medium must be greater than the critical angle। अभी हम बताएंगे जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई जो एंगल जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, मतलब 90 डिग्री का रहेगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई से डिनोट किया स्टूडेंट, इज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है आपके पास। जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर। और थर्ड आपके पास कंडीशन, बेसिकली यही दो कंडीशन है, मेन कंडीशन यही है, बट कोई नहीं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कोर मस्ट बी ग्रेटर देन द क्लैडिंग। और ये क्या होना चाहिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए इससे, क्लैडिंग से। ये हम बार बार हम बता चुके हैं। और लास्ट में एक और है, द क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू साइन आई। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन
म्यू1 ये इसका फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का स्टूडेंट। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू2 अपॉन म्यू1। ये हम डेरिवेशन करेंगे तब वहां से जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ध्यान से समझना है आपको, एकदम बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं कि ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम और ये आपके पास रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 है, मतलब ये कोर है क्लैडिंग, ये कोर है क्लैडिंग है, ये कोर है ये क्लैडिंग है। समझ रहे हैं ना आप, कोर क्लैडिंग कोर क्लैडिंग कोर क्लैडिंग। जैसे ही आप यहां से कोई डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से लाइट कहां पर जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन होता है। सर कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हमें पढ़ाया गया है कि वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में जब डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो जो लाइट गई है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ऐसे है तो उससे क्या होती जाएगी, दूर भागती हुई जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, ये आपको पढ़ाया जाता है क्लास 10th में भी और 12th में भी पढ़ाया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये कोई लाइट गई, लाइट जैसे इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर पहुंची, जैसे इस सरफेस पर पहुंची तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल ने क्या काम, अपना काम स्टार्ट कर दिया कि लाइट को जाना तो एक्चुअली में सीधे था, बट क्या कहता है रिफ्रैक्शन, कि लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, लाइट अपने एंगल से क्या हो गई, बेंड हो गई, ये थोड़ी सी बेंड हुई है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यहां पर आप देखेंगे जो आई है वो लेस देन है थीटा सी से, यहां पर जो आई है वो लेस देन किससे है, थीटा सी से लेस देन है। ओके, अगर मैं इस लाइट को यहां पर एंगल आई देखेंगे तो आप छोटा है, एंगल आर बड़ा है। अगर मैं एंगल आई को इंक्रीज कर देता हूं तो ये लाइट आप फील करिए थोड़ा सा, तो ये जो रे है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं। अगर मैं इस लाइट को, ये पहले ऐसे थी लाइट, तो इस लाइट को मैं अब की बार क्या कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, क्या हो गया भाई, ये लाइट को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इस रे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जब मैं ऊपर करूंगा तो ये नीचे आ जाएगी, आएगी या नहीं, बिल्कुल सर आएगी। तो ये हमारे पास ये जो लाइट थी, ये जो रे जा रही थी वो हमने किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कर दी, हो जाएगी या नहीं, कि हाँ बिल्कुल सर। तो अब की बार एंगल आई, तो ये यहां पर एंगल आर कितने का बन गया, 90 डिग्री का, क्योंकि पहले जो रे थी वो सीधी थी, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल्स थी। अब की बार वो किसके, सरफेस के पैरेलल जा रही है, सरफेस के क्या जा रही है, सरफेस के पैरेलल। तो ये सरफेस के पैरेलल, यहां पर एंगल आर कितने का बन गया सर, एंगल आर बन गया 90 डिग्री का, एंगल आर कितने का बन गया, 90 डिग्री का। और आप जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू आर, यहां पर कितना है सर, 90 डिग्री। और अभी यही तो कंडीशन थी क्रिटिकल एंगल की, यही तो कंडीशन थी क्रिटिकल एंगल की, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहे, इक्वल रहे या ग्रेटर देन रहे। इक्वल में नहीं है, इक्वल में नहीं है, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा, बट आपको है कि ग्रेटर देन होना चाहिए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, 90 डिग्री से, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये लाइट किसके पैरेलल हो गई, सरफेस के पैरेलल हो गई, तो एंगल आई इज इक्वल टू थीटा सी। और यही आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल एंगल है स्टूडेंट। जब एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है, उसको आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एकदम फील हुआ कि हाँ सर बिल्कुल फील हो गया। अब उसके बाद पहले ये लाइट थी ऐसे, अब मैं इस लाइट को और ज्यादा घुमा देता हूं। जैसे मैं इस लाइट को और ज्यादा घुमाऊंगा तो फिर ये जो लाइट थी ये क्या हो जाएगी, अपने ही मीडियम में
आने की कोशिश करेगी। आ जाएगी या नहीं आएगी? कि हाँ बिल्कुल सर, जैसे मैं इस लाइट को, इस रे को और थोड़ा सा कर दूंगा तो ये अपने ही मीडियम में आ जाएगी। जब कोई लाइट अपने ही मीडियम में ट्रेवल होना स्टार्ट करते, बैक आ जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? और यहां पर आप देखेंगे एंगल आई जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया थीटा सी। यही तो था आपके पास थीटा सी एंगल आर, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, और थीटा सी क्या था यहां पर 90, और 90 से क्या हो गया, कम हो गया। आपकी बात क्या हो गया, कम। और जहां पर कम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज्यादा, और थीटा सी क्या हो गया, कम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा और थीटा सी क्या हो गया, कम। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट समझ में आएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके कि हाँ सर बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका से हमें समझ में आ गया। अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। जो हमने थ्योरी लिखी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या? द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, कहां से जाएगी, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम को मैंने क्या लिखा है, कोर लिखा है स्टूडेंट, कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 भूलना नहीं है। टू अ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है आपके पास क्लैडिंग, जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। एट एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, एंगल आई देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से जो आपके पास आई जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो वो जो लाइट है वो अपने डेंसर मीडियम में क्या आ जाएगी, बैक आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस पूरे फिनोमिना को आप बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें एकदम बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके सर, एकदम फील हुआ, मजा आ गया आज की क्लास में सर। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं यदि डायग्राम आता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम में दो या 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है कि क्रिटिकल एंगल बताइए सर, अभी मैंने बताया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या हो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, एंगल आई क्या हो जाए, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट आई इज इक्वल टू थीटा सी। आई इज इक्वल टू थीटा सी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर? इसको हम थ्योरी में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब कोर, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम में क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये जो डायग्राम्स था यहां पर, तो यहां पर जैसे ही कोई लाइट जा रही थी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में आर जो है वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का। जब आर 90 डिग्री का हो गया तो आपके पास ये जो एंगल जो बचा है, जो एंगल आया है वो आपके पास क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम फील हुआ ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। अब है नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एंगल। अब एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर द कोर। जैसे ये आपके पास क्या है, लाइट की, लाइट यहां से एंटर होगी, ये क्या है, लाइट एंटर यहां से होगी। जब आई मैक्सिमम हो जाए, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो, एंटर होना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है? क्या कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, मैक्सिमम हो,
उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। थ्योरी में देख लेते हैं क्या है। द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर्स द कोर, कोर में ही तो लाइट एंटर करेगी, फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट अकर एट अ कोर क्लैडिंग इंटरफेस, इट इज कॉल्ड अ एक्सेप्टेंस एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस एंगल में? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से अभी तक तो हमें सब कुछ समझ में आया। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आगे तक के भी जो टॉपिक हैं बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आपने पेशेंस के साथ वीडियो को, इस लेक्चर को एंड तक देख लिया ना, जो फाइबर ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल फाइबर से जो भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी अंकुश सर की। तो ये यहां पर हमने बताया कि कैसे कैसे काम करता है। यहां पर देखिए ये जो बना हुआ है ये आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस कोन। अभी हम बताएंगे एक्सेप्टेंस कोन नेक्स्ट ही है कि सपोज ये जो लाइट जा रही थी वो नीचे से ऐसे ही तो जा रही थी, ये लाइट यहां पर ऐसे टकरा रही थी, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि नीचे से जाए, लाइट तो ऊपर से भी आ सकती है कि हाँ सर बिल्कुल भी आ सकती है। तो ये जो आपके पास बन जाता है, ये आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट, कोन बनता है। तो इस एंगल को आप बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन, ठीक है। कि लाइट ऐसा नहीं है कि नीचे से ही लाइट जाएगी, ऊपर से भी आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। क्लियर? जो डार्क में है ये आपके पास क्लैडिंग है, और जो व्हाइट कलर में है ये आपके पास कोर है। तो आप देखेंगे यहां से क्या जा रही है, लाइट के सिग्नल जा रहे हैं कोर क्लैडिंग में, ट्रेवल्स कर रहे हैं किसकी तरह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इसके पास क्या है, एक्सेप्टेंस कोन। अभी हमने बताया एक्सेप्टेंस कोन, एक बार डायग्राम से, इस डायग्राम से और देख लें। जो ये लाइट है जो ये लाइट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो लाइट है ऊपर से ही जा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट, सॉरी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जो लाइट है नीचे से, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो लाइट है ऊपर से भी आए, बिल्कुल सर हो सकता है। तो ये लाइट हमने क्या बना दी, ऊपर से, और यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया आपके पास, एक कोन, और इस पूरे एंगल को हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्सेप्टेंस कोन। इसको, ये जो आपके पास बना है, ये जो है ये आपके पास क्या बनाया है, कोन, ठीक है। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। आई मैक्स यहां पर भी हो सकता है, और आई मैक्स स्टूडेंट यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल ही तो है आई मैक्स। हाँ बिल्कुल सर, आई मैक्स क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल है। तो टोटल कोन मतलब एक्सेप्टेंस कोन कितने का हो गया, टोटल कोन जो रह गया वो आपके पास ये आई मैक्स, ये भी आई मैक्स, तो कितना हुआ, 2i मैक्स हो गया आपके पास एक्सेप्टेंस कोन। तो 2i मैक्स आपके पास, ऑल द लाइट रे कंटेन्ड इन द कोन हैविंग वर्टेक्स, जो आपके पास वर्टेक्स एंगल है वो आपके पास कितना है, 2i मैक्स। मैंने बता दिया, ये लाइट आ रही थी, ये भी आ रही थी ऊपर से, ये आपके पास पहला क्या था, i मैक्स था, और ये आपके पास दूसरा भी क्या था, i मैक्स। तो टोटल वर्टेक्स की वजह से जो एंगल बना है वो कितना बना है, टोटल 2i मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम एंगल बना, आर एक्सेप्टेड एंड ट्रांसमिटेड लॉन्ग along the fiber, this cone is called acceptance cone। इस कोन को हम क्या बोलते हैं, acceptance cone। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल अपर्चर, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है कि सर काफी टाइम हो गया, बहुत देर से बोर हो गए, तो पानी वानी पी लीजिएगा। स्पीड स्लो लगती है तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड यूट्यूब की सेटिंग में जाकर आप बढ़ा, की सेटिंग में जा, तो सेकंड है न्यूमेरिकल अपर्चर, फोर्थ पॉइंट है न्यूमेरिकल अपर्चर इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसको मेजर करना कि कितनी लाइट एक्सेप्ट करी है, कितनी लाइट एक्सेप्ट करी है किसने, कोर ने, उसको मेजर करना, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्टेड बाय द फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, न्यूमेरिकल अपर्चर इज आल्सो डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल।
तो Na से इसको डिनोट करते हैं, Na इज इक्वल टू साइन आई मैक्स, जो आपके पास आई मैक्स सी, और आई मैक्स सी क्या था आपके पास, एक्सेप्टेंस एंगल ही तो था। तो साइन आई मैक्स ये क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके सर, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया हमारे। तो इसको हम कर देते हैं एक प्यारे से बॉक्स में बंद। ये हमने क्या कर दिया, प्यारे से बॉक्स में बंद कर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया हमारी समझ में आया हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हम रफ कर दें ना, तो ये हमने आपको बता दिया कि क्या होता है। ये बाकी की चीज हम यहाँ कर देते हैं रफ थोड़ा सा, हम भी इसको, हाँ हाँ ये ले कर दिया। अब लग रहा है ना प्यारा सा खूबसूरत सा, हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है सर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब हमें पढ़ते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स चेंज भी बोलते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन है कि आपके पास μ1 को माइनस कर दें μ2 से, μ1 में से माइनस कर दें μ2 को और डिवाइड कर दें उस μ1 से, तो आपके पास आ जाता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और μ1 क्या है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर वो μ1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और उस कोर की क्लैडिंग से फिर क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तब आपके पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। क्या ओके सर एकदम। तो ये इसका क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। डिफरेंस है किस किस के बीच का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और उसको फिर हमने क्या कर दिया है, इंडेक्स इज कोर इज द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको हम डेल्टा से क्या करते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम बढ़िया फील हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है आज की क्लास में, तो आपने धुआं मचा दिया। तो अब उसकी हम पढ़ते हैं डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्या डेरिवेशन है देखते हैं, एकदम मजा आ जाएगा आज की क्लास में। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर के बीच में क्या है, एक डेरिवेशन है, उसको हम पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो पानी वानी पी लीजिए थोड़ा, हम भी पानी वानी पी लें, आप भी पानी वानी पी लीजिए। चलिए, तो लेट म्यू नॉट, इसको लेट म्यू नॉट, μ1 और μ2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जो आपके पास म्यू नॉट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का है। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का है, रेस्पेक्टिवली ये आपको गिवन है। यहां पर जो बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट, क्या म्यू नॉट जो है वो आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिल्कुल सही। और ये इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, कोर है, और ये आपके पास क्या है, क्लैडिंग है। ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपके पास कोर है, और ये जो बाहर का पार्ट है ये, और ये आपके पास क्लैडिंग लगी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जाम टाइम में बनाना है, यदि आता है तो तब बनाना है। जैसे यहां से लाइट गई तो लाइट जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि सर, बिल्कुल होगा। अब आप जानते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि हाँ सर पढ़ा तो था बट याद नहीं है। ये याद नहीं है मतलब हम याद दिलाएंगे ना। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए सर कौन सा, सर ये पॉइंट ए है, कि हाँ बिल्कुल सर पॉइंट ए है, दिख रहा है ना आपको। थोड़ा सा हम और इसकी बढ़ा लें, इसकी विड्थ को और बढ़ा लें, तो ये हमने बना लिया, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जैसे आप लगाएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां, जो लाइट जा रही है वो कहां से जा रही है, डेंसर से रियर में जा रही है, डेंसर मीडियम से। मैं लिख देता हूं, ये आपके पास क्या है, डेंसर मीडियम, मतलब कोर है,
और रेयर मीडियम आपके पास क्या है, और रेयर मीडियम आपके पास क्लैडिंग है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जैसे लाइट जाएगी तो एंगल आई, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन, जो आपके पास म्यू वन क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू वन अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, एयर का मीडियम, क्योंकि लाइट कहां से जा रही है, एयर मीडियम से रेयर मीडियम से कहां पर जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो रेयर मीडियम क्या है आपके पास, रेयर मीडियम है म्यू नॉट, और कहां पर जा रही है, कोर में जा रही है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट। ये आपका स्नेल्स लॉ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने बना दिया एक बॉक्स। जी सर, ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से साइन आई को सब्जेक्ट बनाइए, जैसे ही साइन आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो साइन आर इधर पहुंच जाएगा, तो हमने क्या करा, साइन आर को इधर भेज दिया, ये भेज दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। और इस इक्वेशन का स्टूडेंट हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं थोड़ा बॉक्स में नहीं बंद करता हूं, ये आपके पास साइन आर आ गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल एबीपी, जो एबीपी ट्राइंगल है, कौन सा एबीपी, एबीपी, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल जो आपको दिख रहा होगा, इसमें अब ये एंगल पूरा क्या है स्टूडेंट, ये तो 90 डिग्री का है, तो इन दोनों को मिलाकर भी तो 90 डिग्री का होगा। आर प्लस थीटा, थीटा प्लस आर कितने के होंगे, 90 का, क्योंकि ये पूरा अकेला एंगल 90 का है, तो आर प्लस थीटा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल आर प्लस थीटा कितने का हो गया, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का, तो यहां से आर को सब्जेक्ट बनाइए, जब आप आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो थीटा किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, तो ये 90 माइनस थीटा आपके पास आ जाएगा, और इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे इक्वेशन नंबर में आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर में किसकी जगह, आर की जगह, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक एकदम बढ़िया समझ में आया। देन उसके बाद हम cos थीटा, आप जानते हैं cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर, cos थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जब आप cos थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में, ठीक है, तो रूट में, तो उसकी जगह इसको हम क्या कर दें, पुट कर दें, इसकी जगह, इसको हमने cos थीटा की जगह उसको हम पुट कर देंगे, किसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनल रिजल्ट आपके पास बनकर आ गया, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ओके सर, ये एकदम फाइनल है। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम, जब आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, मैक्सिमम है, कि आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल मैक्सिमम है, तब हम क्या करें, तो आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा सी के बराबर हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा सी, जहां पर थीटा है वहां थीटा से पुट कर दो, तो आई मैक्सिमम, आई की जगह आई मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, इक्वेशन नंबर 2 हमने पुट कर दिया, यहां पर थीटा था तो थीटा सी पुट कर दिया। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी, अब बी पॉइंट पर आप क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये आपके पास बी पॉइंट है, इस पर स्नेल्स लॉ जैसे ही आप लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ, तो लाइट कहां से आएगी, रेयर मीडियम से, अब इस पर जा रही है, तो कहां से, डेंसर मीडियम से जा रही है, तो ये आपके पास डेंसर मीडियम कौन सा, म्यू वन से जाएगी, कहां पर, म्यू टू में, म्यू वन से कहां पर जाएगी, म्यू टू में, तो म्यू वन से कहां पर जा रही है, म्यू टू में, तो साइन थीटा अपॉन साइन 90, साइन 90, ठीक है, साइन 90, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू, क्योंकि ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का ही तो एंगल है, तो ये आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन,
और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, साइन 90 सर 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल हमने पुट कर दिया। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, और थीटा सी मतलब एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट, तो सभी जो न्यूमेरिकल हैं वो ज्यादातर एक्सेप्टेंस एंगल को निकालने के लिए। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो मैं आप इसको लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट है अब उसके बाद पुट साइन थीटा, जो आपके पास साइन इक्वेशन नंबर टू जो है ये आपके पास, इसको थीटा सी पुट करेंगे हम, तो साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ0, रूट में 1 माइनस इसकी जगह थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 था, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा μ2 का स्क्वायर और μ1 का स्क्वायर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। उसके बाद इसको हम एलसीएम के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो ये इधर जाएगा माइनस के अपॉन, और जैसे ही इसको रूट के बाहर लेकर आएंगे तो μ1 आएगा, और इस μ1 से ये μ1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर अपॉन μ0। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट। और μ0 यहां पर μ0 क्या था, ये जो μ0 है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 1, और उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहां पर 1। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आता है, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल अपर्चर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम किससे, एन ए से डिनोट करते हैं। तो एन ए इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन आई मैक्सिमम के बराबर आया। जब साइन आई मैक्सिमम किसके इक्वल है, रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, तो वो हमने वैल्यू इसके आगे पुट कर दी। तो एन ए की जो वैल्यू आती है, एन ए इज इक्वल टू रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस के μ2 का स्क्वायर। तो एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, तो साइन इनवर्स से इधर पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है, एक्सेप्टेंस एंगल। ये आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल आ गया साइन इनवर्स म्यू रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ठीक है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास लिखा है, ये जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास सर, ये तो एन ए नजर आ रहा है, तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, एन ए। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए, ये आपके पास लास्ट आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है, लास्ट में फॉर्मूला आ जाता है आई मैक्सिमम का। और आई मैक्सिमम क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल। आई मैक्सिमम क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल है। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट इसकी और एक डेरिवेशन है, उसको हम और देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख सभी हैं, ज्यादातर नहीं है, बस क्या है कि यहां पर देखिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू, ये आपके पास फॉर्मूला आया था, n इज इक्वल टू रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का। हाँ जी सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। उसके बाद फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम फॉर्मूला अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये आपके पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी पर हम। जब आपके पास ये आएगा तो हम ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से n इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां पर हमने क्या करा, एक बार प्लस एक बार माइनस।
ठीक है, कर दिया। उसके बाद 2 म्यू 1 से और 2 म्यू 1 से हमने क्या करा है, इसको डिवाइड किया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। तो उसके बाद हमने क्या किया, μ1 माइनस μ2 को μ1 के साथ लिख लिया, μ1 प्लस μ2 को, और जो लास्ट में ये जो नीचे 2 था उसको 2 लिख लिया है, इसी और उसके 2 μ1 ये हमारा अलग चल ही रहा जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद μ1 प्लस μ2 अपॉन 2 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मानते हैं, μ1 मान लिया। जैसे आप इसको क्या मानेंगे, μ1, इसको पूरे को क्या माना, μ1, तो 2 μ1 पहले था और μ1 ये था, तो 2 μ1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 μ1 का क्या हो गया, स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो गया तो इस स्क्वायर से बाहर चला जाएगा, तो μ1 इज इक्वल टू रूट में 2 μ1 माइनस μ2 अपॉन μi। और ये जो आपके पास है अंदर, ये जो स्टूडेंट है, और इसी को, यही तो था आपके पास क्या, कि सर ये तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 2 को छोड़कर 2 रूट में है 2, और उसके बाद डेल्टा, ये आपके पास क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेरिवेशन एकदम आसान वे में समझाई है, एक बार आप देखेंगे खुद से सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, अब हम करने जा रहे हैं प्यारे से खूबसूरत से न्यूमेरिकल, जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर न्यूमेरिकल आगे, अब तो मजा आएगा। चलिए हम करते हैं न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, अगर बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता तो आप कोशिश तो कीजिए, क्यों नहीं बनेगा, अभी तक बस क्वेश्चन है सभी में। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं, क्या करते हैं सर, देखिए जो गिवन है वो हम लिखते हैं। ए सिलिका गिलास, आपके पास एक सिलिका गिलास है, ऑप्टिकल फाइबर हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कोर मतलब μ1, μ1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50, ठीक है, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास दे रखा है स्टूडेंट 1.45 है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, तब आपको न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करना है कि सर न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया कि हाँ सर न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया है, वो कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला यहां पर पुट करना है आपको। क्या Na, क्या करना है सर, Na इज इक्वल टू रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, ठीक है। अब Na वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, वैल्यू पुट करेंगे तो Na इज इक्वल टू रूट में μ1 की वैल्यू कितनी है सर, 1.50 का स्क्वायर माइनस μ2 की वैल्यू सर 1.45 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर सर, कोई क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, Na इज इक्वल टू 1.50 का स्क्वायर आप करेंगे, तो करिए, मैं फोन में कैलकुलेट कर रहा हूं, 1.50 का स्क्वायर। तो जब आप फोन में कैलकुलेट करेंगे 1.50 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आएगा सर, चाहे तो यहां पर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। जब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके पास एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस, एक बार प्लस करने पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1.50 मल्टीप्लाई 1.50, तो ये आपके पास 2.25 आता है, तो ये आपके पास कितना आया 2.25। आपके एग्जाम में कैलसी अलाउ होती है तो माइनस, और आपकी बार क्या है 1.45 मल्टीप्लाई 1.45, तो ये आपके पास आता है कितना 2.25
1025 आता है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2.25, तो ये आपके पास तो ये आपके पास बचता है स्टूडेंट 0 पॉइंट रूट में, इसमें 0.1475, 0.1475, जैसे 0.1475 का अब क्या ले लें हम, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट 0.1475, तो ये आपके पास आएगा एन ए इज इक्वल टू 0.384, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमने, आपके पास कैलसी है तो कैलसी अलाउ, मेरे पास फोन था तो मैंने फोन में कैलकुलेशन करी है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। पहला क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कोर का दे रखा है, उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन जो आप कैलसी की हेल्प से कर सकते हैं। कैलसी एग्जाम में अलाउ होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए ध्यान से, केयरफुली रीड करिए, और उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें इसमें निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल अपर्चर बताना है, एन ए बताना है, एंड द एक्सेप्टेंस एंगल, और उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल भी बताना है, और एक क्रिटिकल एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है। फाइबर ऑप्टिक्स, जब आपको म्यू कोर का जो डेटा है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और क्लैडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में स्टूडेंट डिवाइड कर लेते हैं कि सर बिल्कुल 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर लिया अपना बोर्ड 3 पार्ट्स में। लाइन सीधी है? यहाँ सर सीधी नहीं है, अब हो जाएगी। ये हमने बोर्ड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, सॉल्यूशन हमने डाल दिया है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 इज इक्वल टू 1.48 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 इज इक्वल टू 1.46, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ओके सर, लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर, न्यूमेरिकल अपर्चर। सर न्यूमेरिकल अपर्चर का तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या है, रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। कि हाँ सर, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, μ1 की वैल्यू कितनी है, 1.48 का स्क्वायर माइनस 1.46 का स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेशन अपने फोन में कर रहा हूं, आप इतने, अगर आपके पास फोन, सर फोन से तो मैं वीडियो देख रहा हूं, तो फोन में मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रूट में डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट, हाँ सर डायरेक्ट कर दीजिए। 1.48 मल्टीप्लाई 1.48 माइनस 1.46 मल्टीप्लाई 1.46, तो ये जो आपके पास स्टूडेंट आएगा वो आपके पास आता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू 0.3311, ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। 1.48 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 1.46 का स्क्वायर, तब आपके पास आ जाएगा 0.3311, आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया। अब उसके बाद दूसरे में हमें पूछा क्या था सर, दूसरे में हमें पूछा था एक्सेप्टेंस एंगल। सर एक्सेप्टेंस एंगल का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है नहीं? अरे क्यों नहीं पढ़ा है हमने एक्सेप्टेंस एंगल? एक्सेप्टेंस एंगल ये रहा, एक्सेप्टेंस एंगल ये रहा। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए, और एन ए की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, एन ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है कि हाँ सर बिल्कुल अभी निकाली है, तो ये हम लगाते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस एंगल के।
क्या आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स, क्या लगाएंगे साइन इनवर्स एन ए। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए की वैल्यू कितनी आई थी 0.3311। ये आपके पास आई मैक्सिमम की वैल्यू। तो आई मैक्सिमम जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स की एक टेबल होती है, जब आप उसमें टेबल को रीड करेंगे तो उस टेबल को जैसे ही आप देखेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आई मैक्स का जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टूडेंट, एक मिनट, आई मैक्सिम आई मैक्सिमम का जो फाइनल आंसर आएगा 1.1403 डिग्री आएगा। तो ये आपके पास एंगल आया है। एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। तो ये आपके पास आई मैक्सिमम यहां पर आ जाता है। उसके बाद क्रिटिकल एंगल हम निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं। क्रिटिकल एंगल का क्या, क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी इज इक्वल टू सर साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1 और थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1.48 अपॉन 1.46 और जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास थीटा सी इज इक्वल टू 80.57 डिग्री, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आया है आंसर क्या, क्रिटिकल एंगल। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी हैं। ये आपके पास क्या है मैं लिख देता हूं। ये जो आपके पास आया है, ये जो हमने किया है वो हमने एक्सेप्टेंस एंगल के लिए किया है, और ये जो आपके पास है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल के लिए हमने किया है। तो ये तीनों चीज हमने बता दी। वो आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर है, ये एक्सेप्टेंस एंगल है, ये आपके पास क्रिटिकल एंगल। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेम ऐसे ही। आपके पास अ सिलिका ऑप्टिकल फाइबर विद ए कोर डायमीटर लार्ज इनफ हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको कितना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, μ1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.50 है, और एक कोर क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, मतलब μ2 आपके पास दे रखा है क्या 1.47। डिटरमाइन क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, न्यूमेरिकल अपर्चर भी निकाल सकते हैं, और एक्सेप्टेंस एंगल जो क्वेश्चन पीछे हमने आपको कराया है सेम वही तीनों चीज यहां पर पूछी है। तो आप इसको कर सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल हम कर सकते हैं, इसको कराने की कोई नीड नहीं है। वही फॉर्मूला न्यूमेरिकल अपर्चर निकालिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल, देन उसके बाद क्रिटिकल एंगल, उसमें आपके सभी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है तो कोई फायदा नहीं है आई थिंक। ठीक है ना, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस फॉर्मूला पुट कीजिए। μ1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1.55 है, और μ2 की जो वैल्यू है वो आपके पास स्टूडेंट है 1.50। ठीक है, और डिटरमाइन क्या करना है, क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा सी निकालना है। तो थीटा सी आप कैसे निकालते हैं सर? थीटा सी निकालते हैं साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, और μ2 की वैल्यू और μ1 की वैल्यू हमें दे रखी है। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 की वैल्यू आपके पास 1.50 अपॉन μ2 की वैल्यू 1.55। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा सी इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा, मैं एक बार कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको कितना आएगा। हाँ,
तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट 0.96। इससे इसको डिवाइड करने पर साइन इनवर्स 0.9677 0.96774 और इसकी फिर जब आप वैल्यू देखेंगे साइन इनवर्स की तो थीटा सी इज इक्वल टू आपके पास एंगल आएगा 75.4 75.4। वो हम बताएंगे कि आपको टेबल कैसे देखनी होती है, उसके लिए एक अलग वीडियो हम बताएंगे कैसे हम टेबल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, बस फॉर्मूले आपको याद हो। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। तो एक ग्लास क्लैड फाइबर हैज ए क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है स्टूडेंट। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.49925 आपको दे रखा है। और एक फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेल्टा दे रखा है 0.0005। अब आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी आपको कैलकुलेट करना है और थीटा सी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन इनवर्स म्यू2 अपॉन म्यू1। ये फॉर्मूला होता है। सर हम निकाल तो सकते हैं बट हमें अभी म्यू2 नहीं पता, म्यू2 पता है, म्यू1 नहीं पता। तो म्यू1 को निकालते हैं। सबसे पहले म्यू1 को जैसे ही आप निकालेंगे तो म्यू1 को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं म्यू1 को कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं डेल इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2। ये आपके पास क्या होता है? फ्रैक्शनल का फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा था, हाँ जी सर हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल का फॉर्मूला, ये रहा। तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन के म्यू1। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये हम फॉर्मूले को कर देते हैं यहां से रफ। क्या है इसका फॉर्मूला? डेल इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1। और डेल की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर 0.0005 इज इक्वल टू म्यू1 नहीं दे रखा सर, निकालना है म्यू1। म्यू2 दे रखा आपके पास कितना 1. इसको मान लेता हूं 1.49925 दे रखा है। ठीक है, अपॉन में क्या है म्यू1। इस म्यू1 को इधर ले जाऊं तो ये आपके पास 0.0005 म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस के 1.49925 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? इस म्यू1 को इधर ही लेकर आएंगे तो इसको हम उधर भेज रहे हैं, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 म्यू1 माइनस के 0.0005 म्यू1 इज इक्वल टू 1.49925। इसमें से हम क्या लें म्यू1 कॉमन। जैसे ही म्यू1 कॉमन तो 1 माइनस 0.0005 इज इक्वल टू 1.49925 ये आपके पास आ जाता है। और एक में से इसको जैसे आप घटाएंगे तो म्यू1 इज इक्वल टू 1.49925 अपॉन म्यू1। इसमें से इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर सर पीछे 5 बचेगा, फिर इधर 9 बच जाएगा, फिर इधर 9, फिर इधर 9 और फिर क्या बचेगा 0। तो 0.9995 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो म्यू1 की वैल्यू जैसे आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो म्यू1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो स्टूडेंट आएगी, कितनी आएगी 1.5। म्यू1 इज इक्वल टू 1.5। म्यू1 ये आपके पास आ जाता है। म्यू1 जैसे ही आपके पास आ जाएगा इसमें थीटा सी की जो वैल्यू आप पुट करेंगे, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू2 की वैल्यू कितनी थी 1.49925 अपॉन म्यू1 की वैल्यू कितनी थी, म्यू1 आपके पास आया 1.5। जब ये 1.5 आया है तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा थीटा सी इज इक्वल टू 88.2 डिग्री, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर?
एकदम क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल को भी कैलकुलेट करना है ऑप्टिकल फाइबर। जब μ1 की वैल्यू और μ2 की वैल्यू आपको दे रखी है, व्हाट वैल्यू द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल व्हेन द कीप्ड, जब आपको जो आपके पास है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। तो सबसे पहले सॉल्यूशन वही कि सर μ1 1.55, μ2 आपके पास 1.50, क्या कैलकुलेट करना है? न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बिल्कुल सर, म्यू क्या μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 आपके पास कितने हैं? 1.55 का स्क्वायर माइनस के 1.50 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन ए की जो वैल्यू आपके पास आएगी, एन ए आएगा 0.3905, एन ए आपके पास आ जाएगा यहां से। जैसे आपके पास एन ए आ जाएगा, फिर आप एक्सेप्टेंस एंगल निकालेंगे, क्या? एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल आप जानते हैं कि हाँ सर, एक्सेप्टेंस एंगल हम जानते हैं आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए, साइन इनवर्स एन ए। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? एन ए आया था सर 0.3905। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, आई मैक्सिमम जो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, वो आएगा 22.990 डिग्री। तो ये आपके पास आई मैक्सिमम आ जाता है। अब आपको निकालना क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या निकालना है? न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है। और न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि हाँ सर, न्यूमेरिकल अपर्चर का हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा मैक्सिमम। हाँ, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए। तो एन ए का फॉर्मूला यहां से क्या है? μ1 रूट में 2 μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1। और μ1 जो है वो स्टूडेंट यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप इसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप रखेंगे तो ये नीचे यहां पर ये जो μ1 है ये आपको रखना है, किसमें रखना है? वाटर में। तो यहां पर μ1 की जगह आप क्या पुट करेंगे? μ1 की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ही आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम और कर देते हैं एक बार। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेप्टेंस एंगल हमने निकाल लिया है, एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए, व्हाट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेप्टेंस एंगल जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्सेप्टेंस एंगल आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, μw वाटर का। तो μ1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? μ1 है आपके पास 1.55 माइनस के μ2 की वैल्यू है आपके पास 1.50 अपॉन μw की वैल्यू 1.33। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास स्टूडेंट आएगा ये रूट में, किस में स्टूडेंट? रूट में है, ठीक है। μ1 का स्क्वायर और माइनस μ2 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। हाँ, अब ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगा 0.2936, 0.2936 ये आपके पास एन ए आ जाएगा। जब एन ए आ गया तो एक्सेप्टेंस एंगल आप बता ही सकते हैं कि आई मैक्सिमम, तो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए। जब साइन इनवर्स एन ए तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए की वैल्यू आपके पास कितनी? 0.2936 और आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, थीटा मैक्सिमम जो आएगा वो आपके पास आएगा
07 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जब आप किसी भी फाइबर ऑप्टिक्स को पानी में रखेंगे तब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, एनए की वैल्यू और एक्सेप्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लेडिंग का दिया है। तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, 2017 में पूछा गया है। तो μ1 की जो वैल्यू आपके पास 1.45 है, μ2 की जो वैल्यू है वो 1.40 स्टूडेंट 1.40, ठीक है 1.40। तब आपको एन ए निकालना है, तो एन ए आप निकाल सकते हैं μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, ठीक है μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो एन ए की वैल्यू वहां से आ जाएगी। जब एन ए की वैल्यू वहां से आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, इसका मैं आंसर लिख देता हूं। एन ए की जो भी वैल्यू आएगी, एन ए की जो वैल्यू आएगी एन ए 0.377, एन ए इज इक्वल टू 0.377, ये आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल मतलब आई मैक्सिमम कैसे, साइन इनवर्स एन ए, ठीक है, और साइन इनवर्स एन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.377। जब आप इसको साइन इनवर्स की टेबल में आप देखेंगे तो आई जो मैक्सिमम आएगा वो आपके पास 22.14 डिग्री आपके पास आई मैक्सिमम आएगा, मतलब एक्सेप्टेंस एंगल आएगा, ठीक है, ये आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट एक क्वेश्चन और बच चुका है आपका कि एक ग्लास केबल इज मेड अप ऑफ ए, ये तो करा दिया था ना, हाँ बता देते हैं। एक ग्लास फोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्लैडिंग इज डोप्ड विद ए फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो करा दिया ना, रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, तो ये तो करा दिया। और उसके बाद ये डीपीपी है, आप इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या है, न्यूमेरिकल ही है, बिल्कुल न्यूमेरिकल अपर्चर आपको बताना है। न्यूमेरिकल अपर्चर फाइबर ऑप्टिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, फॉर्मूले के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल, बताइए कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव द आइडिया अबाउट ऑफ ए बंडल ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक्स जो रहती है उसका एक डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको आपको बताना है। डिफाइन न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल अपर्चर। ये आपके आरजीपीवी के एग्जाम में पूछे गए 2019, 2018, 17, 2009, 17 में ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, काफी लेंथी क्लास हो गई है ये, ठीक है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतनी लंबी क्लास, इतने टाइम की क्लास पहुंची है, ठीक। तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम काफ़ी बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एकदम फील हुआ होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।